एक साम्राज्य की शुरुआत जो चुपचाप इतिहास बदल गया। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सत्ता पर बैठा एक ऐसा राजवंश जिसकी नींव किसी राजा ने नहीं बल्कि एक गुलाम ने रखी थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सोचिए, जिस दिल्ली को आज हम भारत का दिल कहते हैं, वहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले 320 साल तक भारत की किस्मत लिखी। 12वीं सदी का भारत। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत लगता है, राजपूत राजा, किले, ध्वज, और अंदर ही अंदर यह धरती टूटे हुए सपनों और बंटी हुई ताकतों से भरी है। उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, हर राजा अपने किले में सुरक्षित है, पर कोई भी पूरे भारत को नहीं देख रहा, और ठीक इसी कमजोरी को कोई बहुत दूर से देख रहा है। मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं में एक नाम गूंज रहा है, मोहम्मद गौरी। वह सिर्फ एक आक्रमणकारी नहीं है, वह समझता है भारत तलवार से नहीं, रणनीति से जीता जाएगा। पर उसकी असली ताकत तो उसकी सेना नहीं, उसका विश्वास है एक युवा गुलाम पर। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में आजादी खोई पर धीरे धीरे खुद को गढ़ लिया। ऐबक तलवार चलाना जानता था, पर उससे ज्यादा वह हालात पढ़ना जानता था, और शायद यही वजह थी कि मोहम्मद गौरी उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। 1192 ईस्वी, तराइन का मैदान। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, वीरता, परंपरा और गौरव का प्रतीक, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, रणनीति और धैर्य। पहली हार के बाद गौरी वापस आया, इस बार गुस्से में नहीं, योजना के साथ। और जब धूल बैठी, भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी थी। दिल्ली जीत ली गई, पर मोहम्मद गौरी रुका नहीं। वह जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। वह शासन का काम अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अब दिल्ली का प्रतिनिधि है, पर एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या एक गुलाम इस विशाल भूमि को संभाल पाएगा? दिल्ली अब सिर्फ एक शहर नहीं रही, यह बन रही थी सत्ता की धुरी। मस्जिदें बन रही थीं, किले मजबूत हो रहे थे, नया प्रशासन आकार ले रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक न तलवार से डराता था, न ज्यादा खून बहाता था। वह जानता था डर से नहीं, स्थिरता से राज चलता है। 1206 ईस्वी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु। एक झटके में दिल्ली का सहारा टूट गया। अब कोई सम्राट नहीं, कोई आदेश नहीं, और चारों तरफ सत्ता के भूखे नजरें। यही वह पल था जहां इतिहास ने सवाल पूछा, क्या ऐबक अब भी सिर्फ गुलाम रहेगा? उसी साल कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सुल्तान घोषित करता है। दिल्ली सल्तनत का जन्म हो चुका था, न कोई शाही वंश, न कोई पुराना ताज, बस एक आदमी जो हालात से लड़कर ऊपर पहुंचा। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। ऐबक जानता था यह सल्तनत अभी कमजोर है, राजपूत अभी भी ताकतवर हैं, अंदरूनी विद्रोह पनप रहे हैं, और सुल्तान की उम्र ज्यादा नहीं बची। उसकी मौत एक दुर्घटना में होती है और दिल्ली सल्तनत फिर से डगमगा जाती है। अब मंच पर आता है इल्तुतमिश। वह सिर्फ ऐबक का उत्तराधिकारी नहीं, वह दिल्ली सल्तनत का वास्तुकार है। वह सिक्के चलाता है, कानून बनाता है, दिल्ली को राजधानी बनाता है, और पहली बार सल्तनत सिर्फ जीती नहीं, टिकी भी। राजपूत विद्रोह करते हैं, मंगोल खतरा मंडराता है, हर सीमा पर आग है, पर अब दिल्ली सल्तनत कमजोर नहीं रही। यह एक व्यवस्था है, एक मशीन है, और हर हमले के साथ और मजबूत होती जाती है। जो सल्तनत एक गुलाम से शुरू हुई थी, वह अब भारत की राजनीति की रीढ़ बन चुकी थी। खिलजी आएंगे, तुगलक आएंगे, लोधी आएंगे, पर बीज यहीं बोया गया था। दिल्ली अब सिर्फ शहर नहीं, यह सत्ता का प्रतीक है। जो दिल्ली पर राज करता है वही भारत को दिशा देता है। और यह सब शुरू हुआ था एक ऐसे व्यक्ति से जिसे इतिहास ने कभी राजा बनने के लिए पैदा नहीं किया था। आज जब हम दिल्ली की गलियों में चलते हैं तो हमें सिर्फ इमारतें दिखती हैं, पर अगर ध्यान से सुने तो दीवारें फुसफुसाती हैं। वे बताती हैं कैसे एक गुलाम ने इतिहास को झुका दिया।